जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द कैरियर पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अच्छा, आप लोगों को एक खबर तो मिली ही होगी कि यूपी पुलिस की ऐतिहासिक भर्ती इस बार आई है और आप जानते होंगे कि ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है। तो इस अवसर का आप अच्छे से लाभ उठाइए और इसमें मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। जितना भी सहयोग हो सकता है मैं आपका करूंगा। YouTube चैनल के माध्यम से, PDF के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से मैं आपसे हमेशा भर्ती के अंतिम दिन तक जुड़ा रहूंगा। रिजल्ट वाले दिन तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। दोस्तों आपको पता है कि इस भर्ती में हिंदी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं यानी आशीष सर, मेरे द्वारा आप लोगों को हिंदी इतना विस्तृत तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपको एक नंबर, जिसको कहते हैं एक नंबर के लिए भी कहीं भटकना नहीं होगा। 37/37 नंबर नहीं लाए ना, तो इसी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद एक भी नंबर गड़बड़ाया तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन हाँ, वीडियो को बहुत ही बारीक तरीके से देखिएगा। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे पढ़िएगा और अपने शिक्षक के ऊपर भरोसा करिएगा। चलिए अब हम बातें कम करते हैं और मैं आता हूं टॉपिक पर। हिंदी वर्णमाला से मैं आपका शुरुआत करूंगा और आपको बता दूं कि वर्णमाला से यूपी पुलिस के एग्जाम में कुल 4 प्रश्न के लगभग आएगा। 4 प्रश्न, अगर 2 अंक के एक क्वेश्चन होंगे तो 8 अंक दे के जाएंगे और 2.5 नंबर के अगर क्वेश्चन हुए तो 10 नंबर मिलेगा इस अध्याय से। आइए मैं आपको पूरे विस्तृत तरीके से वर्णमाला के कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, धीरे धीरे प्यार से पढ़ाता हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में मैंने लिया है आप लोगों के लिए वर्णमाला। वर्णमाला आपको बता दूं कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी और हमें पता होना चाहिए कि हिंदी है क्या। जैसे हम पढ़ते हैं विज्ञान, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं विज्ञान क्या है। तो उसी तरह से जब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी तो हमको पता होना चाहिए कि हिंदी है क्या। देखिए मैं आपको नस नस खोल के समझाऊंगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिएगा, हिंदी का सामान्य परिचय। हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है। संस्कृत भाषा के भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या अपने विचारों को व्यक्त करना। भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब अपने भाव को अगर मुझे दूसरे के पास पहुंचाना है तो मैं किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही उसके पास अपने विचारों को पहुंचाऊंगा। आइए देखते हैं। और बात की जाए हमारे देश भारत की, तो भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। आपको पता होगा कि हमारा देश विविधताओं का देश है, संस्कृतियों का देश है, त्योहारों का देश है। हमारे देश में सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी गई है और ढेर सारी भाषाएं हैं, सभी को समान रूप से मान्यता दी गई है। तो किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में भारत देश में स्वीकार नहीं किया गया है। आगे देखते हैं कि भारत देश की राजभाषा हिंदी है। तो हमारे देश की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत देश की राजभाषा हिंदी है और हमारी हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है और ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। कह रहा हूं ना, नस खोल दूंगा हिंदी का, बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से और ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। आगे देखते हैं हम लोग। ये जो हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी राजभाषा को 14 सितंबर 1949 को भारत देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। तो हमारे देश की राजभाषा हिंदी को मान्यता कब मिली? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारे देश में राजभाषा के रूप में मान्यता मिली। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा स्लाइड आपको समझ में आ रहा होगा।
जैसे लिखा हुआ है ऐसा ही नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा। अगर नहीं मिल पाएगा तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे और कांटेक्ट करके इस नोट्स को ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि वर्धा समिति 14 सितंबर 1949 को जब हमारे देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो भी लोगों के अंदर हिंदी को लेकर के जागरूकता नहीं थी। तो लोगों को हिंदी के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा, हमारे देश में सरकार के द्वारा वर्धा समिति का गठन किया गया। वर्धा समिति का गठन किया गया और वर्धा समिति ने एक रिपोर्ट तैयार करके कहा कि हमको हिंदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। जिस दिन हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है उस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो वर्धा समिति की अनुशंसा पर 1953 ईस्वी से प्रत्येक 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। पेपर में आए कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 14 सितंबर 1949। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब से मनाना लगातार शुरू किया गया? 1953। कौन सी समिति? वर्धा समिति। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं कि एक बार हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी विदेश दौरे पे जाती हैं और वहां पे जब वो हिंदी भाषा में बात करती हैं तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो उनको बड़ा ही शर्मिंदगी महसूस होता है कि हमारी राजभाषा दूसरे देशों में एकदम से पॉपुलर नहीं है। तो उन्होंने अपने पीए से कहा कि बताइए हमको अपनी भाषा को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए। तो भाषा को बढ़ावा देने के लिए पीए ने कहा कि हमको अपनी राजभाषा को विदेशों में भी फैलाना चाहिए। तो उसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, जो पूर्व में उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग पूरे विश्व में इसको बढ़ावा देंगे और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पहली बार जो हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी 1975 को मनाया गया और पहली बार जो हिंदी दिवस मनाया गया था वो नागपुर महाराष्ट्र में मनाया गया। आगे और भी बातें बताता हूं। तो भाषा से संबंधित भारतीय संविधान में 3 दिवसों का उल्लेख किया गया है। स्टैटिक जीके का भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन कितने सालों के अंतराल पे किया जाता है? मतलब विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है? तो 3 साल के अंतराल पर यह सम्मेलन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस के बारे में ऊपर ही बता दिया, 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। पेपर में बार बार आता है कि हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? हिंदी की उत्पत्ति का सही क्रम क्या है? तो हिंदी की उत्पत्ति समस्त भाषाओं की इस दुनिया में जननी संस्कृत है और संस्कृत से ही हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो सही क्रम को अगर हम लोग देखें तो संस्कृत सबसे पहले टूटा पाली में, पाली टूटा प्राकृत में और प्राकृत टूटा अपभ्रंश में, अपभ्रंश टूटा अवहट और हिंदी में। तो कुछ किताबें कहती हैं कि पहले अवहट आया फिर हिंदी आया, तो कुछ किताबें कहती हैं दोनों एक साथ अलग हुए थे। तो कहा जाता है कि हमारी हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और हमारी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो हमारे हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंशों में सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। तो सौरसेनी अपभ्रंश के जनक कौन है? तो सौरसेनी अपभ्रंश के जनक है स्वयंभू ऋषि। स्वयंभू किसका पर्यायवाची है? तो स्वयंभू ब्रह्मा का पर्यायवाची है। अवहट की खोज किसने की? तो अवहट की खोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। हिंदी क्या है? तो हिंदी एक भाषा है और भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। उम्मीद है कि सारा क्रम समझ में आया होगा। संस्कृत सबसे पहले टूटा पाली में, पाली टूटा प्राकृत में, प्राकृत टूटा अपभ्रंश में, अपभ्रंश जो थे 2 भागों में बट गए, एक था अवहट और एक थी हिंदी। हिंदी को राजभाषा के रूप में भारत देश में मान्यता
14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिली थी। पूरा स्लाइड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा मेरा वीडियो, ध्यान से देखिए। आगे देखते हैं कि रोचक तथ्य। रोचक तथ्य में मैंने लिया है कि हिंदी जो है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की लिपि क्या है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी को कैसे लिखा जाता है? तो हिंदी को हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं। बाएं से लिखते हुए हाथ बायां है और ये हाथ दायां है, तो बाएं से लिखते हुए हम लोग दाएं जाते हैं। अब अगर कोई पूछ दे कि ऐसी लिपि बताइए जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, तो वो है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि कहीं कहीं लिखा रहेगा गांधारी लिपि। गांधारी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं, और हिंदी को बाएं से दाएं लिखा जाता है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति ईरानियों द्वारा मानी जाती है। ईरानियों द्वारा हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुस्लिम इतिहासकार अल-बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में किया था। तो सबसे पहले कहां पे हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ था? किताबुल हिंद में हुआ था। हिंदी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिंदी की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी जाती है? ईरानियों द्वारा। हिंदी कौन सी भाषा से संबंधित है? तो फारसी भाषा से। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा के मुख से हुई है। अच्छा, हिंदी की लिपि जो देवनागरी है कैसे लिखी जाती है? बाएं से दाएं। और इसका जस्ट उल्टा अगर पूछे कि कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, वो है खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि को क्या कहा जाता है? खरोष्टी लिपि को गांधारी लिपि कहा जाता है। पूरा स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। आगे देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखते हैं। शब्द अक्षर वर्ण। शब्द अक्षर वर्ण ये देखने में एक समान लगते हैं लेकिन संख्या में भिन्न होते हैं। कैसे होता है बाबू? आइए देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने एक शब्द लिया है कमल, तो एक शब्द है ये। अगर कोई पूछे ये कितना शब्द है तो हम कह देंगे एक। अगर मैं कहूं कितना अक्षर होगा, तो अक्षर होगा क, एक, म, दो और ल, यानी टोटल कितने अक्षर होंगे? 3। आइए देखते हैं हम लोग वर्ण कितने होंगे। तो क के अंदर से कैसी ध्वनि आ रही है? अ, तो ये हो गया 2। देखिए म के अंदर क्या छुपा है? अ। फिर ल के अंदर क्या छुपा हुआ है? अ। तो ये हो गया टोटल 2, 2 4 और 2 6। अब देखिए शब्द अक्षर वर्ण। कमल में शब्द कितने हैं? 1 है। अक्षर कितने हैं? 3 है। वर्ण कितने हैं? 6 है। तो मैंने कहा था ना, देखने में एक समान लगता है, लेकिन जब इसको आप वेरीफाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो संख्या क्या होती है? अलग होती है। उम्मीद है कि शब्द अक्षर वर्ण में अंतर करना आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान पूर्वक देखते जाइए। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग पहले डेफिनेशन को देखते हैं कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह का अध्ययन कहलाता है वर्णमाला। क्रमबद्ध कहने का मतलब जब वर्णों को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है तब जाकर के बनते हैं सार्थक शब्द जिनसे कोई अर्थ निकलता है। और जब हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अरेंज नहीं करेंगे तो बन जाएंगे निरर्थक शब्द जिनसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, जिसका हिंदी में कोई महत्व नहीं होता है। तो वर्णमाला में वर्णों के क्रमबद्ध समूह का अध्ययन, देखो ध्यान से, वर्णों के क्रमबद्ध समूह का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णमाला वर्ण और माला नामक 2 शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है ध्वनि और माला का शब्द होता है समुदाय। मतलब ध्वनियों के समुदाय को जब क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है तो तैयार होती है वर्णमाला। तो एक और रोचक जानकारी आपको देता हूं, जान करके आश्चर्य में आ जाएंगे आप कि इस स्लाइड से यूपीएसआई में 10 बार क्वेश्चन बने थे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो लिखित पूछे तो वर्ण बताएंगे और मौखिक पूछे तो क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे। वर्णों के बाद कौन सी इकाई जो होती है बड़ी होती है? वर्णों के मिलने से बनते हैं अक्षर और अक्षरों के मिलने से बनते हैं पद या शब्द। अभी मैंने आपको बताया था वर्ण, अक्षर और शब्द अलग अलग होते हैं।
शब्दों के मिलने से बनते हैं पदबंध और पदबंधों के मिलने से बनते हैं उपवाक्य, उपवाक्यों के मिलने से बनती है वाक्य और वाक्यों के मिलने से बनती है भाषा। और भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलना या अपने विचारों को व्यक्त करना। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह का अध्ययन वर्णमाला कहलाती है। वर्णमाला वर्ण प्लस माला नामक दो शब्दों से मिलकर बनी है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। वहां भी बताया था आपको। नोट में हम लोग देखते हैं हिंदी वर्णमाला को दो वर्गों में बांटा गया है, एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। और आपको बता दूं ये स्वर और व्यंजन मिलाकर पुलिस के एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में पक्का है कि क्वेश्चन आएगा और पुलिस के एग्जाम में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आएंगे। तो ध्यानपूर्वक हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है बिना किसी सहायता के, मतलब बिना किसी का सहारा लिए जिन वर्णों का उच्चारण किया जा सकता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और जिनका उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता होती है उसे व्यंजन कहते हैं। अब आप कहेंगे अरे कैसे? तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर मुझे बोलना रहे अ तो मुझे किसी की सहारा की जरूरत पड़ रही है किसी भी वर्ण के। अगर मुझे बोलना हो क बोलेंगे अ आएगा। क जैसे देखिएगा मैं लिख के दिखाता हूं क, तो क में हलंत लगाते उसके बाहर क्या आता है? अ। तो क को बोलने के लिए अ की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन अगर मुझे केवल अ बोलना रहे तो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो यही ऊपर कहा जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और हिंदी में स्वरों की परंपरागत संख्या कितनी है? 13 है। जैसे अ, आ, ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ओ, औ, अंक, अह। इन दोनों के नीचे मैंने क्या लगा दिया है? क्रॉस बना दिया है। परंपरागत संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन अंक और अह को अयोगवाह माना जाता है, इसलिए इनको मूल स्वरों की गिनती में नहीं रखा जाता है। तो अगर बात की जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो अंक अह को हटा देंगे तो बचे कितना? 11 बचे। देखिए मैंने अंक अह को हटा दिया है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंक हट गए तो बच गए कितने? 11। लेकिन फिर से मैंने क्रॉस बना दिया है। अगर पूछे कि उच्चारण के आधार पे कितने होते हैं तो देखिए री को फिर मैंने हटा दिया। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो परंपरागत रूप से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 10। उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13, मूल स्वरों की संख्या 11, उच्चारण के आधार पे 10। देखिए नीचे भी लिख दिया है, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 और परंपरागत स्वरों की संख्या 13। समझ में आ रहा है? अंक अह को अयोगवाह क्यों कहा जाता है? अंक अह को अयोगवाह कहने के पीछे रीजन है कि अंक, देखिए अ न, डिफिनेशन में मैंने क्या बताया कि किसी के सहारा की जरूरत नहीं है, लेकिन अंक बोलते समय न की जरूरत है। न क्या है? व्यंजन है, तो इसे दूसरे के सहारे की जरूरत है और दूसरे परिवार के लोगों के सहारे की जरूरत है। इसलिए सारे स्वरों ने मिलकर कहा कि अंक और अह, अ, ह, इन दोनों को हम लोग अपने स्टडी में नहीं रखेंगे, जाति के बाहर करेंगे, क्योंकि इनको सहारे की जरूरत है दूसरे परिवार की, इसलिए इनको मूल स्वरों से क्या कर दिया गया? बाहर। और बोलते समय री के साथ भी ऐसा होता है कि र पे छोटी ई लगाएंगे तो बन जाएगा री, और देखिए री बोलते समय तो री, और लेकिन लिखते समय लिखेंगे री को तो र पे छोटी ई, और र क्या है? व्यंजन है। फिर से वही कांड हो जाता है। तो परंपरागत स्वर 13, मूल स्वर 11, उच्चारण के आधार पे स्वर 10। उम्मीद है पूरी तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझ में आया होगा। आइए आगे लेके चलता हूं आपको। आगे देखते हैं हम लोग स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को उनकी प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। स्वरों को उनकी प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उच्चारण के आधार पर स्वर।
उच्चारण के आधार पे स्वर यानी कि मात्रा के आधार पे स्वर। दूसरा होता है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो यूपी पुलिस के एग्जाम में ये दोनों हैं, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन नहीं आता है। ओठ के खुलने के आधार पे स्वर और मुंह के खुलने के आधार पे स्वर। तो बहुत सारे टीचर होते हैं जो सारा पढ़ाते हैं, पढ़ाने को मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो उच्चारण के आधार पर आएगा और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा जीभ के प्रयोग के आधार पर बनेगा। आइए मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूं। मात्रा के आधार पर स्वर, मात्रा के आधार पर स्वर, इस आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग। एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब छोटे स्वर जिन्हें आसानी से बोला जा सके। एक होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर मतलब बड़े स्वर, जिनको दो स्वरों के बराबर जोर लगे बोलने के लिए उनको कहते हैं दीर्घ स्वर। आइए आगे देखते हैं हम लोग। कुल स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया है। कुल स्वर कहने का मतलब इसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर तीनों शामिल हो जाते हैं। तो कुल स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कहने का मतलब होता है छोटे स्वर। छोटे स्वर कहने का क्या मतलब होता है? छोटे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, सारा खेल उच्चारण का है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। और आइए देखते हैं हम लोग कुल जो मूल स्वर हैं उसमें कौन कौन से ह्रस्व स्वर है। तो अ से अह तक मैंने लिख दिया, पूरा लिख दिया, लेकिन मूल स्वर लिखने के लिए अगर हम अ तक लिखते तो भी हमारा काम बन जाता। अब इसमें से मुझे छांटना रहे कि छोटे वाले स्वर कौन कौन से हैं, तो मैंने लाल रंग से देखिए गोला बना दिया है। अ ई उ री, यानी कि अ ई उ री, छोटा छोटी छोटा उ और री, ये चार के चार स्वर क्या होंगे? ह्रस्व स्वर, यानी एक मात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, मतलब दो मात्रा के बराबर समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों को जस्ट उसी तरह से मैंने क्या कर दिया है? अंडरलाइन कर दिया है। ध्यान पूर्वक देखिएगा। अ से अ तक लिखा इस बार, अंक अ को नहीं लिखा, ठीक है। तो इसमें बड़े स्वर कौन कौन से थे? आ ई उ ए ओ औ। अगर बाबू यहीं पे अगर आपसे पूछ दे कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं, तो ए ओ औ। कहने का मतलब दो स्वरों के मिलने से जिन स्वरों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। लेकिन मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं। आ ई उ ए ओ औ। मैंने गोला करके भी बता दिया, नीचे अलग करके लिख दिया। आ बड़ा ई बड़ा उ ए ओ औ। टोटल संख्या दीर्घ स्वरों की कितनी हो गई? 7। अगर पूछे संयुक्त स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है। मूल दीर्घ स्वर पूछ देता तो आ ई उ, ठीक है। आगे देखते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं ध्यान से प्लुत स्वर। इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। मतलब कि किसी का आवाहन करने के लिए, किसी को पुकारने के लिए ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर सबसे ज्यादा मात्रा में ध्वनि की जरूरत पड़ेगी, जोर की जरूरत पड़ेगी। जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। वैदिक भाषा में इन्हें बहुमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे हम लोग देखिए हाथ जोड़ के जब भगवान को याद करते हैं तो ओम, देखिए एक ऐसी ध्वनि निकलती है जो गूंज जाती है भगवान तक, बहुत दूर तक अपनी आवाज को पहचानने के लिए जिन स्वरों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे देखिए ये ओम वाला जो सिंबल होता है जहां लगा रहता है उसे हम लोग कह देंगे प्लुत स्वर। मंत्रों का उच्चारण करते समय, ओम बोलते समय, किसी को पुकारते समय हम लोग प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है ये भी आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। त्रिमात्रिक स्वर, प्लुत स्वर। आगे देखते हैं अब हम लोग। आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे स्वर। उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूल स्वर या मौलिक स्वर।
मूल स्वर या मौलिक स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जिन स्वरों का निर्माण एक ही खंड से हुआ हो इन्हें मौलिक स्वर या मूल स्वर कहते हैं। मतलब किसी के सहायता की जरूरत नहीं है, वो बेचारे अकेले थे। जैसे संख्या इनकी होती है 4, अ, ई, उ, री, इनके साथ कोई नहीं मिला है, ये बेचारे अकेले हैं, खुश हैं, स्वतंत्र हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं मौलिक स्वर। लेकिन अगर इसी के बड़े भाई आ जाए तो इनको हम लोग देखिए कैसे पढ़ेंगे। संधि स्वर, दूसरा होता है मूल स्वर या मौलिक स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों के मिलने से होता है उसे संधि स्वर कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। संधि स्वर 2 प्रकार का होता है, एक होता है सजाती स्वर और एक होता है विजाती स्वर। एक होता है सजाती स्वर और एक होता है विजाती स्वर। आइए अब हम लोग देखते हैं सजाती क्या है और विजाती क्या है। ध्यान से देखिएगा। उम्मीद है कि वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और आपका मनोबल मैं इतना बढ़ा दूंगा ना, 37/37। आगे देखते हैं हम लोग सजाती स्वर। जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा बाबू, जो स्वर समान जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें कहा जाता है सजाती स्वर। उन्हें क्या कहा जाता है? सजाती स्वर। सजाती स्वर कहने का मतलब देखिएगा, अ और अ, ई नहीं जुड़ना चाहिए। अ में अ जुड़ा तो क्या बना? आ। ई में ई जुड़ा तो क्या बना? बड़ी। ऊ में ऊ जुड़ा तो क्या बना? बड़ा ऊ। कहने का मतलब है सेम टू सेम स्वर जब आपस में मिलके बड़ा वाले का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सजाती स्वर। इन्हीं को मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इन्हीं को ही हम लोग मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3, आ, ई, उ। विजाती स्वर, जो स्वर विभिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं उन्हें हम लोग विजाती स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या पहले ही बता दिया था, 4 होती है। जैसे अ में ई जुड़ा तो बना ए, अ में ए जुड़ा तो बना ए, अ में उ जुड़ा तो ओ, अ में ओ जुड़ा तो औ। कहने का मतलब है विजाती स्वरों की संख्या जब 2 असमान स्वर आपस में मिलते हैं तो विजाती स्वर, जब 2 समान स्वर आपस में मिलते हैं तो सजाती स्वर। विजाती स्वरों की संख्या 4 है और सजाती स्वरों की संख्या 3 है। आगे देखते हैं लास्ट स्लाइड आज का। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में मैंने लिया है वर्तमान समय में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। वर्तमान समय में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। इसको मैं बहुत गहराई से बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। अभी आप जान लीजिए ध्यान से, आपके मन में ऐसी भावनाएं आ रही होंगी कि कितने वर्ण होते हैं। तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। उच्चारण के आधार पर 45 होती है, अगले क्लास में बताऊंगा। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। मूल स्वर जो होते हैं 11 होते हैं। उसमें जो होते हैं स, 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 ह, वो होते हैं 4। अंतस्थ य, र, ल, व, य, र, ल, व 4। संयुक्त स, स्र, त्र, ज्ञ, ये 4। द्विगुण ड, ढ, अयोगवा, अंग, अह, यानी कि 25 और 11 36, 36, 4 40, 44, 4 48, 2 50, 2 52। यानी कि वर्तमान समय में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। उम्मीद है कि द करियर पॉइंट द्वारा बनाया गया हिंदी वर्णमाला का यह पहला वीडियो काफी आकर्षक लगा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आप मेरी क्षमता को पहचान गए होंगे। अगर भरोसा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिए। धन्यवाद।